सब देखने और सुनने वालों को आदाब। और हम हाजिर हैं आज फिर हस्ब वादा कफील की 2 अक़सात को लेकर। ये 2 हेवी अक़सात थी और देख के दिल थोड़ा अभी चूँकि रिसेंटली देखी हैं तो उदास है, लेकिन चले बात करते हैं इस पे। शम्मा से बात हो रही थी, शम्मा ने भी रिसेंटली देखी है तो उसके माइंड में भी सारा सब कुछ फ्रेश होगा, तो सोचा कि इस पे जल्दी से बात कर ली जाए। शम्मा क्या हाल है, कैसी लगी कफील की अक़सात? हाँ, बहुत अच्छा हाल और वाकई रुलाने वाली तो थी। मैंने तो आज सुबह ही देखी हैं दोनों और अभी रो धो के फारिग हुई हूँ क्योंकि जो उसका मुकालमा था सनम सईद का अपनी माँ के साथ, जिसमें आखिरकार आके वो सच बताती है, तो वो काफी जज्बाती था। चलो उस पे आते हैं। वो चूंकि किस नंबर 8 है तो मेरा ख्याल है हम किस नंबर 7 से चलते हैं, बात करते करते फिर वहाँ पे पहुँचते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे यानी ड्यू थी 7वीं किस्त ड्यू थी और 8वीं तो हमने देखी है। 7वीं किस्त खुलती है जहाँ पे हमें ज़रा पिछली किस्त छोड़ी थी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड घर में आ जाती है और उसको लेके जाती है स्पॉट पे, जहाँ पे यानी जो इनका मीटिंग स्पॉट होता है, जो भी उनका वो आंख मुटक्का करने का जो उनका वो एक वो उसको दिखाती है और काइंड ऑफ उसको थ्रेट करती है कि तुम आ तो गई हो लेकिन तुम हमारे बीच नहीं आ सकती। और जामी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ 3 चीज़ों में इंटरेस्ट है। एक उसके अब्बा में, जो कि हमें ज़ाहिर एविडेंटली पता चल रहा है कि उसको उसके अब्बा में है, उससे मोहब्बत है। वो मेरा ख्याल है जामी को किसी एक ही बंदे से जेन्युइनली मोहब्बत जो है वो उसके अब्बा ही है, वो है। और दूसरा कहती है मुझसे है, और तीसरा पैसे से जो उसके पास कभी होना नहीं है। और मेरा ख्याल है वही मेरा कहती है पैसा उसने कमाना नहीं और हाथ फैलाना उसकी आदत है, समथिंग अलोंग दोस लाइन्स उसको कहती है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि बम पे बम फूट रहे हैं ज़ेबा के सर पे, कि कभी कुछ तो कभी कुछ। तभी एक ने उसको ज़रा आइडिया तो था कि उसका कुछ ना कुछ चक्कर है, लेकिन इस तरीके से वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसे वो धड़ल्ले से आ जाएगी। उसका इस तरह धड़ल्ले से आना शम्मा मुझे लगता है कि ये शो करना कि इस घर में शादी हो के तुम आई हो लेकिन राज मेरा है ना, ऐसे ही फीलिंग है ये। लेकिन क्या तुम्हें वो कैरेक्टर रियलिस्टिक लगता है, उस लड़की वाला? रियलिस्टिक इन व्हाट वे? यानी कभी तुमने जिंदगी में ऐसा कैरेक्टर देखा है? अच्छा, अब ज़रा मेरा कोई ऐसा तजुर्बा तो नहीं है, ना ही देखा है, लेकिन कुछ लोग यानी जैसे चूंकि एक तो जो बाद में हम देखते हैं कि उसका इस घर में इतना आना जाना है कि मुलाजमा से उसकी जो तुम देखती हो जो उसकी बातचीत है, फिर मुलाजमा उसको कहती है कि अब्बा तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं नीचे, और वो जाके अब्बा के पास बैठ भी जाती है, हालांकि अब्बा को पता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी शादी हो चुकी हुई है। तो यानी वो उसका इतना आना जाना है कि शी इज काइंड ऑफ लाइक फैमिली मेंबर ऑफ दैट हाउस। और चूंकि नेबर्स में भी वो रहती है, कोई दूर से वो नहीं है, तो और कितना मेरा 10 साल पुराना शायद वो बताती है कि रिलेशन है, तो इतना आना जाना, तो वो उस घर पे अपना हक समझती है। तो उस तरह से उस बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो मुझे इतना वो अनरियलिस्टिक नहीं लगा। नहीं लगा मैं सिर्फ इसलिए कि मैं सोचती हूँ कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। यानी अगर तुम 10 साल से जानती हो तो तुम्हें पता ही होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस लड़के के, तो इतनी उसमें पसंद करने वाली कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन वो कहते हैं ना प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तो शायद वो भी मतलब उसके सिवाय शायद इसीलिए जामी खूबसूरत है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। शायद ऐसी बात हो। लेकिन जो उसका जो हक जमाने वाला है वो मैं समझती हूँ कि कुछ, और बल्कि वाकई कुछ ख़वातीन मर्द जो कुछ भी जब उन्हें नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, तो वो फिर अपना अजारागिरी और दूसरों को जताना कि मैं तो ले सकती हूँ जब मैं चाहूँ, क्योंकि एक किस्म की हार गई हुई है ना वो। हाँ, तो वो ये नहीं उस हार को वो तस्लीम नहीं करना चाहती, वो ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। और आके उस पे ये हक जो उसका है उसको उसका ज़ेबा को एहसास दिलाना कि तुम आ गई, तुम मत समझना कि तुम मालिक हो। तो वो नहीं अपनी हार का बदला इन दैट सेंस वो हो गई है उससे। वो हम देखते हैं के बाद जामी आता है घर में और मुलाजमा उसको बताती है, तो जामी को यानी बड़ा ना मुझे अजीब सा, आई डोंट नो अजीब सा कहूँ या किस तरीके से कहूँ कि वो बीवी को भी रखना चाहता है और गर्लफ्रेंड को भी नाराज नहीं करना चाहता, और गर्लफ्रेंड को भी रखना चाहता है और बीवी को भी नाराज नहीं करना चाहता। वो उस सेंस में कि उसे है कि वो क्यों आई क्यों है घर में और वो बीवी से क्यों मिली। अगर उसको ये होता कि उसने ज़ेबा को नहीं रखना, तो उसने आसमा से ताल्लुकात रखने हैं, तो फिर वो उसको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ठीक है उसको ज़ेबा को जल्दी पता चल गया कि वो है और उसको निकाल देगी। तो वो दोनों साइड्स रखना चाहता है, वो इट मींस कि वो दोनों के साथ सिंसियर नहीं है। वो फिर आसमा के साथ भी सिंसियर, लेकिन उसके पास ऑप्शन जरा वो he wants to have his cake and eat it। चोपड़ियां तो दो भी एग्जैक्टली
तो वो और Quite दूसरा literally. पता क्या इस एपिसोड से पता चलना शुरू होता है कि पहले वो थोड़ा उसमें होती है कि किसी को पता ना चले कि जो उसके हालात हैं या कारोबार के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों उसके पोल खुलते जा रहे हैं वो ज्यादा धड़ल्ले से कहता है कि नहीं ये तो मेरा हक है, ये तो उतना वो उसकी जो बेशर्मी है उसके बारे में वो खुलती जा रही है, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल है इंसानी जो साइकोलॉजी उसकी अक्कासी वो करती है। हाँ, दूसरा यानी एक ये भी चीज़ आती है ना जो हमारे हम जो माशरे में खासतौर पे मर्दों के ज़हन में जो एक चीज़ रहती है कि शादी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, यानी वो ये सारे डर शादी से पहले तक के या शादी के शुरू के दिनों में यानी कुछ ऐसे, अब हो गई हनीमून से वापस आ गए तो तलाक लेना यानी वो कोई इतना और घर छोड़ना, और हम सारा जो है वो बोझ डालते भी खवातीन के कंधों पे कि घर उन्होंने बसाना है, सब्र उन्होंने करना है, बर्दाश्त उन्होंने करना है, मियाँ आप जो कुछ भी आप किस्मत तुम्हारी है। और ये हम ज़रा आगे डिस्कस भी करेंगे कि इन 2 एपिसोड्स में बार बार हमें ये रेफरेंस भी मिलता है कि किस्मत तो नसीब तो बंद मुट्ठी की तरह है, मुट्ठी खुले तो पता नहीं क्या हो, वो सारा कि भाई अब वो उनका नसीब है, उस नसीब के साथ उन्होंने निभाह करना है। तो उस लिहाज से भी ये नहीं है कि अब मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो खुले या ना खुले, क्योंकि वो ट्रैप हो चुकी भी है। और वाकई ये कोई आसान शादी तोड़ना, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो, कितना बड़ा ही नहीं एक फैसला होता है, कोई आसान नहीं होता। तो वो इसलिए इस चीज को भी लेके वो है कि ठीक है अब पता चल गया तो लगता रहे। हाँ, ऐसी बात है। लेकिन मुझे लगा पहले वैसे मैंने सोचा कि क्यों नहीं वो कुछ बोलती, क्यों नहीं कुछ कहती, क्यों नहीं कुछ एहतजाज क्यों नहीं करती। लेकिन अगर हम जरा हट के सोचें तो वो एक किस्म की फाइट और फ्लाइट मोड में है। फाइट और फ्लाइट का मतलब ये है कि जब भी किसी भी इंसान पे कोई नई मुसीबत पड़ती है तो जो इनिशियल उसका होता है ना रिएक्शन, वो होता है कि रिस्पॉन्स होता है, बिल्कुल सर्वाइवल मोड में चला जाता है इंसान कि मैं दो हैं कि या तो इस मसले से लड़ूं और या फिर यहाँ से भागूं, और वो बिल्कुल अपना नर्वस सिस्टम आपका नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। वो जाहिर है, देखो अब कोई भी शमा हो और पे दर पे आप पे यानी शादी को दिन ही कितने हुए, जस्ट वो हनीमून से वापस आए हैं, तो यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और ज़ाहिर है उसके घर का हम देखते हैं कि घर का माहौल कम्प्लीटली डिफरेंट है, माँ बाप में कितना वो आपस में का कम्युनिकेशन कैसा है, घर का माहौल किस तरह का है, वो उस घर के माहौल से अब इसमें आ रही है। तो शी इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट कि हो क्या रहा है। अभी एक चीज़ से वो निकलती नहीं तो दूसरा धमाका उसके सर पे होता है। तो वो भी ज़रा भी उसमें भी है कि एकदम से वही तुम्हारी बात की भी, तो उसका जो है वो नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड पे चल रहा है कि मतलब करना क्या है, मतलब अभी तो जो है इस्लाम में को जियो तो डिसाइड करेंगे कि, और फिर हम देखते भी हैं कि पढ़ती भी है बात है, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद फिर यानी जब जामी घर में आता है और ये पैकिंग करी होती है, और इस वक्त तक यानी उसके जो बहन भाई हैं वो उनको वो एयरपोर्ट छोड़ने गया होता है, जब वो वापस आता है। और वो अब तुमने नोटिस किया उसकी बॉडी लैंग्वेज जामी की कि ही इज रिलैक्स ना, चले गए बहन भाई अब खुलकर खेलेंगे, है ना। मुझे वो उस तरह का लगा। गाड़ी में भी नहीं, अब उसको है कि ये आसमा से ये मिल भी चुकी भी है, अब क्या कहना है, और he doesn't say a word, obviously she doesn't say a word, but then उसको थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश करता है कि मेरे बहन भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। और जब वो थोड़ा सा और साथ में तारीफ भी, वो कुछ लोग पता है कुछ लोगों की आदत होती है कि तारीफ वो इस तरह करते हैं कि बेसिकली वो तारीफ अपनी कर रहे होते हैं, दूसरे की भी तारीफ इस तरह करनी है कि वो अपनी ही तारीफ करे, दूसरे को 100% क्रेडिट नहीं देना दूसरे को, ये ना कि समझ ले कि ये करनी आती नहीं है, मुकम्मल तुम्हारी तारीफ हो रही है। हाँ, क्योंकि एक वाकई इस तरह के लोगों को हम सब जानते हैं जिंदगी में। तो मतलब उसमें भी वो कहता है कि मेरे बहन भाई कहते हैं कि ज़ेबा बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसी तुम्हें ऐसी बीवी मिली है जिस तरह की तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो उसको कहती है कि किस तरह की बीवी। तो फिर आगे शुरू हो जाता है कि ये एक तो तुम औरतें तुम लोगों से तारीफ हजम नहीं होती है, और सारा फिर वो अपने वो जो उसका टिपिकल एक बिहेवियर इसमें आ जाता है। खैर वो जब वो घर जाता है तो उसके ज़ेबा के घर में तो वो बड़ा यानी खुश, और उसको नहीं पता कि आगे यानी क्या इन्वेस्टिगेशन खुलने लगी है। और जिस तरीके से शमा तुमने नोटिस किया वो खाना खाता है डाइनिंग टेबल, यू नोटिस दैट? ओह माय गॉड। लेकिन वो इंटेंशनल है मेरा ख्याल है, क्योंकि उसका कैरेक्टर यानी लोगों से लेके खाने वाला और ग्रीडी, कुछ
तो वो नजर आता है, उसके खाने में भी नजर आता है कि उसमें वो भूख है लोगों के खाने लोग उसे लेके खाने। हाँ, लेकिन वो जो सीन है वो काफी व्यूअर्स के लिए काफी कैथार्टिक किस्म का है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक कैरेक्टर के साथ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वो कैरेक्टर खुद उस बारे में कुछ नहीं करता, तो फाइनली कोई बोला उसके हक में, बोला या किसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया या पूछताछ शुरू की है। हाँ चलो, उसमें ही नहीं, वो ज़रा बाप पूछता है और उसके पास कोई उसका जवाब नहीं होता, और वो फिर उठ के जिद होके वो उठ के चला जाता है। अब एट दिस पॉइंट यानी ज़रा बात पहले ही क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन तो उसने बाप ने कर ही ली थी, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता है, उसके पास जवाब नहीं होता, तो ज़्यादा परेशानी थी। अब वहाँ पे माँ का किरदार मुझे इतना शमा नॉइंग लगा कि मेरा दिल किया कि मेरे सामने हो, मैं थप्पड़ लगाऊं उसे। बातें करने वाली खुल के एक, यानी तुम्हारी बेटी वो जो हंसती मुस्कुराती वो थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई है, उसकी आंखों से कोई अजनबी देखे तो पता चले कि इस सर पे पता नहीं क्या क़यामत गुजरी है। और फिर यानी ज़ाहिर तुम्हारा खामद आके तुम्हें बता रहा है कि उसका कोई कारोबार नहीं है, वो कारोबार के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा, तो वो आके बेटी से पूछती है कि तुम खुश तो हो कमरे में, जब वो आके कितने दिनों के लिए रहने के लिए आ रही हो और वो खुश हो, और फौरन उसकी बात, और वो उसको तुम्हें बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही, और उसकी बात पे वही क्या किया, शुक्र है तुमने क्या दिया, तुम खुश हो तो मैंने मान लिया। हाँ, लेकिन ऐसे ही होता है, ऐसे लेकिन टू बी डेविल्स एडवोकेट, शायद वो साइकोलॉजिकली क्योंकि ज़ाहिर उसी ने रिश्ता करवाया, उसी की दोस्त थी, तो वो ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि मेरी वजह से मेरी बेटी इन मुश्किलों में। बाप कहता अब ये नहीं कि तुम तारीफें नहीं करोगी तो कौन करेगा, क्योंकि रिश्ता तुमने करवाया। तो वो साइकोलॉजिकली भी चाहती है कि शायद कि काश ये सब झूठ हो और यानी कोई मसला ना हो। फिर उसके बाद यानी ज़ाहिर वो खामद से जाके कहती है और उसको भी कहती है कि भाई नहीं मैंने पूछा ज़ेबा से, तो वो तो खुश है, और उस पे फिर बाप कहता है कि तुम नहीं लोगी साइड उसकी, तो कौन लेकर रिश्ता तुमने कराया हुआ है। अच्छा, फिर और 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीन होता है उसमें इन दोनों बहनें कमरे में लेटती है, जब वो बिजली गई हुई थी, 90s की सीन, मुझे तो वो अपना याद है कि कैंडल्स और अच्छा इतने छोटी छोटी वो डिटेल्स पे काम हुआ है। मुझे बड़ा, जो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है ना शर्मा, इस तरह का ड्रामा जिसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बहुत मजा आता है, क्योंकि 90s का वो दौर है कि जिससे हम गुजरे हुए हैं, ठीक है, और ये हमने दौर देखा हुआ है। तो उसमें यानी लाइट गई हुई है, रात का वक्त है, वो कैंडल जलाई हुई है, तो जो उसकी बहन है उसके कपड़े पे पसीना नजर आ रहा है, गर्मी है और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए नजर आ रहा है, तो वो लेकिन और पता क्या है, शायद हमारे पास भी रोजी टिंटेड ग्लासेस हैं, लेकिन अगर तुम सोचो तो जब भी बिजली वगैरह जाती थी रात को, तो हम सब इकट्ठे बैठ के कभी शेर और शायरी के मुकाबले, कभी अंताक्षरी और गानों के मुकाबले, तो जो बहन भाइयों में जो मैं ऑनेस्टली मैं ये समझती हूँ कि हमें जो सोशल स्किल्स हैं या खुद को एंटरटेन करना कोई मसला नहीं लगता, क्योंकि प्रैक्टिस है बहुत उसकी। और आजकल के बच्चों के लिए मैं सोचती हूँ कि अगर ज़रा फोन्स जो हैं, बेशक बिजली चली जाती है लेकिन फोन्स तो है ना, तो वो फोर्स नहीं करता, बिजली जाना आपको फोर्स नहीं करता कि आप सब बैठ के तो कुछ फन करो, सब मिलके बैठो, है ना। तो हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। वो जो बिजली जाना, अब जब मैं देखती हूँ उस वक्त को, तो सब ने जैसे बिजली जाती तो सब अपने अपने बिलों से निकल आते थे और सेट पे आके बैठ जाना है, और मतलब अब बातें हो रही हैं, और चूंकि जैसे एक जो मोहल्ला कल्चर होता है कि भाई अगर आप छत पे हैं तो दूसरे लोग भी छत पे हैं, और वो बातों की आवाजें आ रही हैं, और एक रात के वक्त खास तौर पे, और गर्मियों की रात के वक्त यानी दूर दूर से आवाजें आ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं और कह के लग रहे हैं, ये भी मतलब हम तो बिजली जाने को भी सेलिब्रेट किया करते हैं। उसके बाद वो जाती है अपनी दोस्त के घर, नहीं वो दोस्त के घर नेक्स्ट एपिसोड में जाती है, इसमें दोस्त का फोन आता है इसको कि भाई तुम आई भी हो और वो सारा, तो दोस्त का फोन आता है अगेन। दोस्त के जो कमरा है उसके पीछे में नोटिस किया कि बड़ी बड़ी खिड़कियां, वो भी पुराने जमाने की जैसे होती थी वो, और उसमें से लाइट छिनके अंदर आ रही है, वो भी बड़ा ही अच्छा लगा। और ऐसे ना सारा ऐसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा हुआ है कि आप बगैर एफर्ट के आप उस दौर में बैठे हुए हो, आपको लगता है कि ये वही दौर, आपको ना वो जहन में कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कि क्रिएट नहीं करना पड़ता कि चाहिए इसका है, you are there with all the background, इसे कहते हैं ना attention to detail, कितना उसका फर्क पड़ता है। कहानी बेशक एक ही हो, वैसी हो,
लेकिन वो थोड़ा सा बेतवज्जो जो है वो उसको कितना, और आई थिंक नॉस्टैल्जिया मे बी ज़ाहिर उनका मकसद भी यही है कि तो उसके बाद एक और जो छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस किया हो तुमने भी की होगी कि जब माँ जिक्र करती है कि इसकी फूफो की बेटी की हाँ शादी है तो शॉपिंग के लिए चलना है और तुम चलो, और तो वो जो जहाँ पे उसका रिश्ता हुआ तुम्हारे अब्बा ने करवाया है और बड़ा अच्छा लड़का है, और वो जिन नजरों से ज़ेबा फिर माँ को देखती है कि भतीजी के लिए छानबीन की है और तो बड़ी तारीफ तो मेरे वो ऐसे कहते हैं नो, वो उसकी नजरों में था विदाउट सेइंग अ वर्ड, कोई डायलॉग नहीं है उसकी ज़ेबा का, कोई कुछ नहीं, बट एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस उसे कहते माइंड ब्लोइंग। और ये भी अक्सर जैसे चिराग तले अंधेरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि उसके बाप की जरा कफालत की जिम्मेदारी है अपनी बहन के, तो उनके लिए जो जिम्मेदारी है उसको जरा ज्यादा संजीदगी से शायद सोचते हैं, संजीदगी से ले रहा है वो। सही बात है। फिर जब मतलब शॉपिंग के लिए जाना है तो उससे तो सारा आइडिया नहीं होता, पैसे उसके पास है नहीं, और बहन से जिस तरीके से वो पैसे मांगती है, और वो हम दूसरी किस्त में भी देखते हैं कितना वो मुझे वो तकलीफ महसूस होती है जिस तरीके से बहन से पैसे मांगे और वो किया। और फिर जामी, और अगेन वो एक और चीज़, जब वो निकलने लगी है शॉपिंग के लिए निकलने लगी है, माँ के जामी से पूछा और ये चीज़ मुझे मतलब ये जो शादीशुदा लड़कियों पे ये लगा दिया जाता है कि इवन वो माँ बाप के घर में तो खामंद को बता के कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है, मतलब ये वही घर है, ये वही माँ बाप है जिनके साथ आपने सारी जिंदगी गुजारी है। और माँ भी कहती है नहीं बेशक तुम हमारे घर में हो, लेकिन तुम जामी से पूछ लो कि तुम्हें जाना है। उसको फोन करती है उसको, और जामी को पता है कि इसके पास पैसे नहीं है, और वो उसको कहता है कि तुम मेरे लिए आते हुए बात नहीं। तो इसको थोड़ा यानी इन्फेंटलाइज कर देना औरत को कि बस तुम अपने फैसले लेने की बिल्कुल ही यानी तुम इतना फैसला लेने के काबिल नहीं हो कि तुम घर से शॉपिंग के लिए चली जाओ। तो वो भी अपनी माँ के साथ, वो भी किसी के साथ जा रही हो, अकेले नहीं जा रही हो, लेकिन अगेन वो तुम्हारे अराउंड पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, किधर जा रही हो। अगर इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ना करें, एक प्रॉपर्टी की तरह या गाय बैल की तरह या मवेशी की तरह, क्योंकि यही है ना, अगर तो वो इंसान हो, अगर उसका तो फिर तो वो अपने फैसले खुद कर सके। 90s में मोस्टली हम अब चूंकि अब खैर मैं देखती हूँ कि उतने बड़े पैमाने पे नहीं, अब चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन 90 में तो मैसिवली ये चीज थी, हम अपने अराउंड देखते थे, हमारे घरों में था ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि कोई वो ऐसी दुनिया क्रिएट की है कि जिसका कोई पता नहीं है। खैर लेकिन मूव ऑन टू एपिसोड नंबर 8। अगर एक्सपेक्टेशन ना हो तो फिर वो रिलेशन, मैं को ये नहीं कहती कि हर औरत को काम ही करना चाहिए, लेकिन सारा चॉइस की बात होती है। मैं खुद ये तुम बात कर रही हो ना कि भाई यानी जरूर ही कमाना चाहिए, खवातीन को कमाना चाहिए, ये जरूर, मैं खुद इस चीज के हक में नहीं। जो भी आप होना क्या चाहिए, आप टेबल पे बैठे म्यूचुअली डिसाइड करें, इक्वल ग्राउंड्स पे डिसाइड करें, अपनी ड्यूटीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इक्वल जॉब्स पे भी रख सकते हैं, आप जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट भी करें, लेकिन वो यानी उस डिस्ट्रीब्यूशन में ये ना हो कि जैसे अगर जो घर में खातून अगर रह रही है तो उसके काम को नीचा ना जाना जाए कि भाई ये तो कुछ नहीं करती, क्योंकि वो कर रही है तो आप कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, उसके काम की भी उतनी अहमियत हो, उसकी भी उस घर में इतनी से हो, उसको भी इतनी इंडिपेंडेंस हो। एंड अगेन एक और जो चीज जो मुझे लगती है कि साथ में उसकी अपनी, इवन दो इफ शी इज नॉट वर्किंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसकी बरकरार रहनी चाहिए। कि अगर वो घर रह रही है तो फिर जो कमा रहा है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि उसकी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बगैर मांगे बगैर कहे वो जो है उसका इंतजाम होना चाहिए। वो बहुत क्या है, आई थिंक अगर इक्वल हूँ, इक्वल पार्टनर्स हूँ आप, तो उससे ये होता है कि फिर आपकी जो आप में सलाहियत है उसके मुताबिक काम करो। मूविंग ऑन टू एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम देखते हैं कि उसका आगाज होता है कि पिछली किस्त में हम देखते हैं कि उस्मान एल्बम्स लेने के लिए जाता है उसी जगह पे जहाँ पे उनकी शादी की होते हैं, वलीमे के जामी को कहा होता है पिक कर ले, लेकिन उसने एडवांस दिया था लेकिन उसने पेमेंट नहीं की होती। उस्मान जाता है वहाँ पे और वो मांगता है उसे फोटोग्राफर से, और वो कहता है कि भाई पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट करो तो ले जाओ। वो जामी को फोन करता है तो जामी कहता है दे दो, मैं दे दूंगा तुम्हें पैसा। अब सारा वो बच्चा है उसके पास पैसे कहाँ से, फिर वो बाप को फोन करता है और फिर बाप इवेंचुअली पैसे भिजवाता है। और वहाँ पे भी एक बाप को, उसका हम चेहरे के पास देखते हैं कि भाई ये तो, इसको तो कोई शर्म नहीं है पैसे मांगने में जरा सी की, भाई
जहाँ भी आता है ये दूसरा इंसिडेंट हम और फिर उसकी माँ कहती है, और दूसरी फिर तरफ उसकी माँ कहती है नहीं मैं ज़ेबा से कहूंगी ये पैसे आपको वापस करे। ऑल ऑफ अ सडन ये अपने तो आप ये तो अपने बहस आप ही को नहीं है ना बिल्कुल कि मसले से अलग कर लेती हैं। अच्छा ये बात उसकी माँ में भी है और उसके जामी की बहन में भी, कि बिल्कुल आंखों देखा उन्हें नजर हाँ आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के कि हमारा तो ये मसला ही नहीं है। अभी तो हम उसमें कि वो जब बाप फोन करता है पैसे भिजवाता है। अच्छा वहाँ पे भी अगेन तुमने पता नोटिस किया कि नहीं कि उसके ऑफिस में तुमने वो स्टील का लंच बॉक्स देखा, वो जो 3 इयर्स का वो जो लंच बॉक्स पुराने जमाने का वो हमें नजर आता है। हाँ और उसके पड़ा हुआ उनके देखो ये ऑफिस आया हुआ तो वो लंच बॉक्स लेके आया हुआ है। सो अगेन यू नो अटेंशन टू तुम्हें डिटेल। पता है वैसे स्टील की चीजें अब दोबारा फैशन हाँ में है, जो जरा प्लास्टिक्स वगैरह लोग छोड़ हाँ रहे हैं। तो मैं खुद लेके आई हूँ काफी, पाकिस्तान से इस दफा मैं गई थी, लेकिन हाँ वो अगर मिलता तो ले ही आती हाँ, वैसे। वो हम देखते हैं। अच्छा उसके बाद फिर एल्बम घर में आते हैं। अगेन छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं जब साथ चलते चलते हम शेयर करती जाऊंगी कि जब दादी और मुलाजमा और उस्मान बैठ के एल्बम्स देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि भी शादी की तस्वीर खूबसूरत है, तो दादी कहती है कि ये हया का रूप है कि जो खूबसूरत है, लाइक यू नो ये जो हम हया का रूप एक वो कर देते हैं, और वो सारा इस तरह की फ्रेजेस से मुझे बहुत चिढ़ है कि यानी वो हया का रूप मतलब यानी ये औरतों से ही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है, ये इस तरह की चीजें हम उन्हीं से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। और मतलब हया का जो एक सारा कॉन्सेप्ट है, यानी मतलब क्या हया वाली वो है कि जो बोलती नहीं है, हया वाली वो है जो चैलेंज नहीं करती, हया वाली वो है जो मतलब अपनी कोई एजेंसी इस्तेमाल नहीं करती, हम उसको हया के जुमरे में डाल के और सारी चीजें हाँ, लेकिन यही है लेकिन ना। पता क्या है, a lot of the time ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट का कोई कसूर नहीं होता, उसका मिसयूज होता है। जैसे कि हया का कॉन्सेप्ट ये तो नहीं है कि आप बस यानी सारा जुल्म बर्दाश्त करो, और हया इस बात का नाम है कि आप कभी शिकायत ना करो। और जो पर्दा पोशी वाली तुमने बात की है वो भी एक, मैं जो समझती हूँ वो एक बेसिकली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसका मतलब होता है वो शेमिंग के मुतालिक है कि जिससे यानी ना आपकी फैमिली की दोस्त की जिससे जग हंसाई होगी उसकी आप पर्दापोशी करो ताकि उनकी शेमिंग ना हो। मैं इस चीज से यहाँ तक तुमसे एग्री करती जो तुम कह रही हो ना कि पर्दा पोशी का जो कॉन्सेप्ट था वो यानी उसके पीछे क्या यानी वो क्या मंतिक क्या थी, लेकिन अब थिन लाइन क्या है कि यानी मुआशरे में किसी की नाम की बदनामी ना हो या कुछ ऐसा, तो उसमें फिर हम जो उसके जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, जो उस तरह की चीजें, फिर हम उस कहीं ना कहीं फिर वो करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा चलो एक दफा ही आइंदा नहीं होगा, उधर तुम इसकी पर्दापोशी कर देते हैं। और उधर पता क्या, तो फिर वो यानी लाइन क्रॉस हो जाती है। यही बिल्कुल यही बात है कि अक्सर ऐसे माशरे जब यानी एक तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर वो लाइन एक्सेप्टेबल से अनएक्सेप्टेबल कब क्रॉस होती है ये हमें पता भी नहीं चलता। इट हैपेंस सो ग्रेजुअली एंड आई थिंक ये कंसर्निंग बात है। और मुझे कफील में भी यही लगता है कि पहले आप छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करना शुरू करते हो कि कोई, लेकिन वो एक्सेप्टेबल से अनएक्सेप्टेबल के जब जिम्मे में आता है तो फिर क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता होता है और उसकी ये खतरा है सोसाइटी में भी और इंडिविजुअल की जिंदगी में भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल ये जो तुमने बात की थी ना, मैं इससे एग्री करती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं एसेंशियली वो शायद गलत ना हो, लेकिन उनका इस्तेमाल आगे गलत है। तो वो इसी वजह से कि वो कब एक्सेप्टेबल से अनएक्सेप्टेबल की रेंज में दाखिल होते हैं वो हमें पता नहीं चलता, और आहिस्ता आहिस्ता जो अनएक्सेप्टेबल है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। वो फिर हम यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते करते फिर वो यानी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। फिर अगेन होता क्या, और फिर उसके उल्ट होना शुरू हो जाता है कि जो यानी उसको चैलेंज करता है तो उसको ये तो बदनामी यानी का बाइस बन रहा है, ये बात नहीं, मतलब वो बिल्कुल कंप्लीट उसके उल्ट हो जाता है। तो आई एग्री कि ग्रेजुअली होती है, आहिस्ता आहिस्ता ही जाती है, तो तभी पता भी नहीं चलता क्योंकि वो इतने सटल तरीके से वो उसकी वो चीज हो रही होती है कि आप रियलाइज। और फिर ज़ेबा की माँ और उसकी जामी की बहन जैसे कैरेक्टर्स जो बिल्कुल देखते जानते हुए आंखें बंद करके तो अपने आप को लाताल्लुक कर लेते हैं। अब मैं उन्हें कसूरवार भी ठहराऊंगी इसमें, क्योंकि जो मोरल करेज जरूरी है, गलत को गलत और सही को सही कहना, बेशक वो आपके भाई हो, बेशक वो नो मैटर कोई भी, बिल्कुल आगे कोई भी रिश्ता है, आपको इस चीज
का लिहाज किए बगैर जो गलत है वो गलत है। ये एक इंसान होने के नाते इतनी करिश तो होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि भाई ज़ाहिर जब वो बाजार शॉपिंग के लिए गई होती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है और देख लेती है, माँ देख लेती है। ज़ेबा भी अगेन छुपाने की बात है, ज़ेबा भी देख लेती है, माँ पूछती है, ज़ेबा कहती है नहीं कोई और इस जैसा कोई और है। तो उस पर गुस्सा भी आता है कि बाबू आप सामने खड़ा है, तुम क्यों छुपा रही हो, अब क्या फायदा, क्या गेन होगा ये छुपा के। वो उसे छुपा लेती है, घर आती है वो, तो वो माँ निढाल, और माँ को एहसास हो गया हुआ है। अच्छा, वहां पे जो चीज थोड़ा सा उन्होंने क्लियर नहीं किया शमा, लेकिन जब वो ज़ेबा और माँ घर आती है तो माँ का बीपी लो हुआ होता है और हाथ पैर उसके ठंडे हुए होते हैं। उन्होंने क्लियर नहीं किया कि माँ शॉपिंग करके थक गई है इस वजह से है, ये माँ ने वो देखा है तो इस वजह से, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। लेकिन एक हिंट जरूर मिलता है कि बाप भी उसी वक्त घर में दाखिल होता है, तो माँ उसको कहती है ज़ेबा को कि बाप को ना बताना। तो फिर से ये लगता है कि ये नहीं उसी की तरफ रेफरेंस है, दोनों ने क्लियर नहीं किया। वहां पे मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा मुझे इस चीज का आया कि तुम्हें बेटी का एक रुमाल मिला जिसपे वही ज़ेबा भी कहती है कि चंद जुमले लिखे हुए थे, तुम्हें कोई बैकग्राउंड नहीं पता, कोई तुमने बेटी से बिठा के से पूछा नहीं है, और तुमने फौरन मिनट नहीं लगाया और जाके तो अपने खामद को दिखा दिया। ठीक है, वो कोई छोटी सी चीज थी, तुमने जाके वो उसका इतना हवा बना के बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। और यहाँ पे नहीं एक चीज जो इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो तुम अपनी आंखों से देख के आ रही हो और कोई और जस्टिफिकेशन नहीं है, और उसके लिए तुम कह रही कि बाप मत बताना। क्यों? नहीं, अगर तो तुम्हें इतना है वो बताया, तो ये भी उसी वक्त वो दाखिल उसको कि मैं ये देखते आई हूँ ये चीज है। वो तुम अगेन वो पर्दापोशी वाला वो जो हमारा वो एक है कि भाई, पर उसकी जैसे हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि समझ आती है कि वो पर्दापोशी इस वजह से भी करी क्योंकि उसने रिश्ता करवाया। इसे कहते हैं ना, इसे का दूसरा कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब एक इंसान एक बात पे यकीन रखता है, लेकिन यानी दो जो बज़ाहिर बिल्कुल मुतज़ाद बातें हैं उन पे लोग यकीन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो ये समझने से कासिर होते हैं कि अगर हम एक चीज पे यकीन रखते हैं, एक असूल इसके लिए लगाना है फर्ज करो, तो वही जो है वो दूसरे पे, और ये इस बात की अक्कासी है कि अक्सर हम अपने ख्यालात को बैठ के कभी एनालाइज नहीं करते। अच्छा जी, तो यहाँ से फिर हम वो जो हैवी पार्ट था इस एपिसोड का कि उधर उसकी माँ जो है वो बेचैन है देख के, वो आई अपनी आंखों से, इधर जो है वो ज़ेबा वो परेशान है। ज़ेबा फ़ोन पे जामे को बता भी देती है कि भाई क्यों, एक तो वो पैसों वाली बात और दूसरा आइसक्रीम खा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उन्होंने देख लिया। पहले तो वो बिल्कुल इसका इनकार करता है, और फिर वो चूँकि उसको समझ आ जाती है कि अब ये प्रॉब्लम होगी, वो बहन को फ़ोन करके कहता है कि वो शिकायत नहीं लगाएंगे, उसे पता है कि ये तो होना है। इधर ये सारी रात जागती है, और फिर माँ और उसका वो जो ज़ेबा की जो वो गुफ्तगू है खूबसूरत सी, माइंड ब्लोइंग, ओ माय गॉड, जो ज़ेबा जो सनम सईद ने एज ज़ेबा शी नेल्ड इट, इतनी खूबसूरत। वो उससे पहले वो जो उसको हो रहे थे एक एंजाइटी का एक अटैक उस पर आ रहा होता है, और वो जो चोक करती है, वो रोती है, और वो जिस तरीके से वो चल रही है, मतलब मैं सोच रही थी कि ये सनम सईद ने किस तरीके से अपने आप को इस कैरेक्टर में डाला होगा। It was like I agree. वो काफी इमोटिव वो सीन था, और thank God for that, क्योंकि I think अगर ऐसा ना करते तो यानी जो कुछ देख रहा है या अगर इम्पैक्ट उतना नहीं होता, यानी आपको गुस्सा आता है देख के, तो अगर वैसा ना करती eventually, तो then that वो would have been unrealistic मेरा ख्याल है। तो माँ यानी उससे जब वो बात करती है, क्या उसको कहती है कि मैं माँ हूँ और मुझे यानी मुझे पता चल गया था कि वो जामी ही है, यानी आंखें उसकी खुली गई हैं। इसी मुकालमे में शायद उसने एक्सेप्ट किया था कि उसी में कहती है, हाँ उसी में वो कहती है कि वो जामी ही था, और मैं भी इतनी मेरी उम्र नहीं हुई कि मैं पहचान ना सकूं कि वो जामी ही है। तो वो उससे ही नहीं, फिर वहाँ पे जो उनका ही नहीं, वो एक जो डायलॉग है उसमें फिर उसको सनम सईद ज़ेबा वो कहती है कि एक रुमाल पे चंद जुमले ही थे उसकी, आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। And the way she says it, I started crying. एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, बस इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे। पूछ तो लेते,
कौन है वो लड़का, रुमाल पे पैगाम क्यों भेजा होगा एक लड़के ने मुझे। सीन बाद में और मेरे आंसू पहले. It was a heavy scene for me. It was really. ऊपर से फिर बाप भी खिड़की से देख रहा होता है और वो सारी गुफ्तगू सुन लेता है. और बाप का कैरेक्टर, थैंक गॉड बाप का कैरेक्टर बहुत लाइकेबल है. जो हाँ थैंक गॉड. नॉर्मली तुम तो चूंकि देखती नहीं हो ड्रामास हमारे जो इतना मतलब बेटी पे जरा सा ही नहीं कोई तलाक की बात आ जाए कुछ तो बाप को हार्ट अटैक आ जाता है, यानी हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में. तो एज यू सेड के बाप का किरदार बड़ा लाइकेबल है उसने, यानी एंड वी रियली होप कि कुछ अच्छा फैसला हो वो मिलके करें, जो मुझे कम ही लगता है क्योंकि जहाँ पे वो सीन खत्म होता है मतलब जो किस खत्म होती है इसमें वो कहती है कि नसीब बंद मुट्ठी की तरह है, मुट्ठी खुले तो पता नहीं इसमें क्या हो. तो आई डोंट थिंक सो ज़ेबा इज गोइंग टू एग्री टू दिस बिकॉज इसकी एक वजह ये है कि उसको पता चल जाता है क्योंकि आई डोंट नो कहीं ना कहीं उसको शायद होप होगी जो पहला जामी था उसके बारे में और उसकी एंगेजमेंट की खबर सुन के आती है. तो मुझे आई डोंट नो कि वो क्या. हाँ लेकिन ये जो जरूरत से ज्यादा तकदीर पे यकीन, लेकिन तकदीर और तदबीर दोनों साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं. काफी मुझे पसमानदा ख्याल लगते हैं उस खानदान के कि अगर बस तकदीर ये हाँ ये मुझे राइटर से ये है, जैसे हमने पिछली दफा भी जिक्र किया था कि राइटर से मुझे ये शिकवा है कि वो सब्र और तकदीर और इस तरह की चीज़ों को वो काफ़ी प्रीच करती हैं, इस पे बिलीव करती हैं. आई होप कि वो रियली होप कि वो इस तकदीर के चक्कर में ज़ेबा की पूरी ज़िंदगी ना पिसवा दें. अगर बाप ने फैसला लिया है यानी कि वो डिवोर्स हो जाए तो कुछ यानी अच्छे मोड़ पे कहानी जाए जहाँ पे वो अपनी माँ से मशवरा करता है और माँ को तो वो यानी दादी का जो किरदार है जो इससे पहले तो जो वो बड़ी वाइज लग रही थी वो हर चीज़ को देख रही हैं वो समझ रही हैं, लेकिन जो ही वो तलाक का नाम आता है तो नहीं अच्छा कहती नहीं कि नहीं तो बड़ा शरीफ है, मतलब वो कमाता नहीं, वो आप कहता भी है कि वो शरीफ है लेकिन कमाता वो नहीं है, लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात. अच्छा मजे की बात ये है कि जब वो माँ को बताता है तो माँ भी कहती है कहता है कि यानी अपनी बीवी का कहता है कि इसने तो कहती है नहीं काम तो तुम्हारा था कि तुमने तहकीक तुमने करनी थी. Which just goes to show कि ये जो है ना जो इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं उसका नुकसान जो है दोनों जेंडर्स को है कि जो लोअर दर्जा है और उसको बिल्कुल बरी उल्ज़मा कर दो और इल्ज़ाम, क्योंकि कमाना भी तुम्हारा काम है, कफालत भी तुम्हारा काम है, तहकीक भी तुम्हारा काम है, क्योंकि सारे फैसले तुम्हारे हैं तो सारा इल्ज़ाम भी तुम्हारा है. So there are downsides to for both in that. लेकिन जो सास और बहू का एक का है वो भी काफी दिलचस्प लगा मुझे उसमें. हाँ एक का भी है और थोड़ा ना वो जैसे जो पहली किस्त थी उसमें हम देखते हैं कि तुमने भी बल्कि और मेंशन किया था कि उसको कहती है कि बहन के घर दाने भिजवा देना, गंदम भिजवा देना और उसको चोट करवाती है इसकी. तो हल्की सी कहीं ना बड़े सटल अंदाज में उनकी वो नोक-झोंक भी है. जैसे अभी इस किस्त में हम देखते हैं कि जब शॉपिंग से वापस आती है और वो निढाल है, उसका भी लो हुआ है सारा, और जब दादी आती है तो वो ये नहीं कहती कि मैं यानी इसकी बहन है खामन की, या उसका कोई नाम भी होगा तबस्सुम या जो भी, तो कहती है आपकी बेटी और नवासी. यस मैंने भी नोट किया था कि वाह इतनी तो मेरी तबीयत खराब है लेकिन इतना याद है कि ये जितलाना जरूर है. हाँ कि मैं नहीं, मेरी ये तबीयत खराब है कि आपकी बेटी और नवासी की शॉपिंग कह देगा. अच्छा वो which was nice. I mean, you know, मुझे वो अच्छा लगा थोड़ा सा कि थोड़ा रियलिस्टिक रखा उसको. That was quite realistic था. हाँ क्योंकि जो चीजें चुभ रही होती है वो आप किसी भी हालत में वो आपको चुभ ही रही होती है तो आप उसको जरूर मेंशन करते हैं ये है ऐसे. तो बहरहाल देखते हैं अब आगे हम इंशाल्लाह के अगली एपिसोड्स में कि क्या होता है, किस तरीके से कहानी किस तरफ जाती है, क्या रुख इख्तियार करती है. अभी तक आई एम हैप्पी विद द वे इट्स पोर्ट्रेड, ब्यूटीफुल, जैसे हमने जिक्र किया कि डायरेक्शन खास तौर पर मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगी. बड़े ही खूबसूरत अंदाज में डायरेक्ट की हुई स्टोरी. तो चलो अभी तक तो हम एंजॉय कर रहे हैं इसको. टीम वर्क आई थिंक अच्छा टीम, क्योंकि कोई अच्छी टीम होगी जाहिर है. इट्स अ टीम वर्क और एक्टर्स उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. एग्जैक्टली. तो आज के लिए मेरा इतना ही. तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड जो 9 और 10 हम नेक्स्ट वीक उसको रिव्यू करेंगे. तो आप लोग भी जो देख रहे हैं प्लीज जरूर अपनी राय हमारे रिव्यू के साथ शामिल कीजिए और हमें बताइए कि आप भी क्या उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना हम एंजॉय कर रहे हैं. और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत. मिलते हैं आपसे अगले वीक नई एक साथ के
नए रिव्यू के साथ. तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.